ये लास्ट लेक्चर में हमारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाए। अब हम यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। रूल ई के लिए हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमने एक कंपाउंड लिखा है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से की पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इस कार्बन की क्या वैलेंसी हो जाएगी, वो 5 हो जाती है। तो कार्बन क्या है, ये टेट्रावेलेंट है। तो इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन एटम के पास मूव करेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ से बॉन्ड पेयर मूव किया तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक डबल बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो मूव कर गया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसी का एक और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। उसमें क्या कंडीशन है कि हम वेरिएशन करा दें। क्या करें, अगर हम इन एरोज को थोड़ा पोजीशन को चेंज कर दें, मूवमेंट को वेरिएशन कराते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाता है। जब यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस कार्बन के पास मूव करेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे CH2 के पास बॉन्ड मूव किया तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया CH। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, एक आके बन गया C। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास इस कंपाउंड के 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। अब हमने इसमें देखना है हमारा रूल ई क्या कहता है। रूल ई ये कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, और उसके बाद अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आता है तो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहला स्ट्रक्चर क्या है, इसमें चार्ज सेपरेशन है ही नहीं। स्ट्रक्चर 2 और 3 में क्या है, चार्ज सेपरेशन है। तो सबसे पहले तो हमने पहले वाले रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे हमारा रूल बी था, वो क्या कहता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो विदाउट चार्जेस है वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर्स इन विच चार्ज सेपरेशन इज प्रेजेंट। तो हमारे स्ट्रक्चर 1 में क्या है, चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर विदाउट चार्जेस है। तो रूल बी पहले अप्लाई करेंगे। रूल बी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा ये स्ट्रक्चर जो है ये मोर स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल इसको हम कर लेते हैं, ये मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं है। और रूल बी कहता है कि चार्जेस विदाउट ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें चार्ज मौजूद नहीं है वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच चार्ज सेपरेशन इज प्रेजेंट। तो ये मोस्ट स्टेबल है। इसके बाद हम इसको देखते हैं तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। इन दोनों में क्या है, चार्ज सेपरेशन मौजूद है। अब यहाँ पे हम अपना रूल ई अप्लाई करेंगे। रूल ई क्या कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है तो वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे हमारा ये एटम क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पे हम रूल ई को अप्लाई करेंगे। पहला तो डिसाइड हो गया कि विदाउट चार्जेस और मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज सेपरेट स्ट्रक्चर्स। तो ये तो हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। अब इन दोनों में से हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या है, रूल ई के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। और स्ट्रक्चर 3 में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये इसको क्या करता है, इसको अनस्टेबल कर देता है। इसको हम लीस्ट स्टेबल या हम इसको अनस्टेबल कहेंगे। इसको हम अनस्टेबल भी कह सकते हैं। तो ये हमने इसकी स्टेबिलिटी को देखा। अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग
क्या होगा, ये हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, ये हमारा माइनर कंट्रीब्यूटर होगा और इसकी कोई कंट्रीब्यूशन बहुत ही लीस्ट कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये क्या होगा, मेजर कंट्रीब्यूटर, ये क्या होगा, ये माइनर कंट्रीब्यूटर है और ये क्या होगा, ये लीस्ट कंट्रीब्यूशन शो करेगा। इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो यहां तक हमने रूल ई को एक डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं रूल एफ की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं रूल एफ। रूल एफ क्या कहता है, रूल एफ ये कहता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होती है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन की CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, इसी के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम पहले भी बना चुके हैं, जस्ट यहाँ पे हम रूल एफ को जस्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर जाए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी क्या 5 हो रही है, तो इसको फुलफिल करने के लिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव, बॉन्ड पेयर यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। इसी कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इनकी चार्जेस को डिफरेंट कर लें, ये बॉन्ड इधर मूव करे, ये इधर मूव करे, तो क्या होगा, हमारे पास वही ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव। तो हमारे पास इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, स्ट्रक्चर 1 ये, 2 एंड 3। अब रूल एफ क्या कहता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसमें आप देखें स्ट्रक्चर 1 इन दोनों स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। स्ट्रक्चर 2 एंड 3 को देखते हैं, इसमें क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। स्ट्रक्चर 2 एंड 3 बिल्कुल एक जैसे हैं, जस्ट क्या है, कार्बन्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डिफरेंस है, वो एक साइड पे है, कभी वो दूसरी साइड पे हो जाता है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स 2 एंड 3 जो है ये क्या कहलाते हैं, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो पहले तो हम ये रूल बी को ही अप्लाई करेंगे, विदाउट चार्जेस आर मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल तो हमारे पास ये ही स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद लेस स्टेबल इन दोनों में से डिसाइड करेंगे। तो इन दोनों में से डिसाइड करने के लिए हम रूल एफ अप्लाई करते हैं। ये वो रूल क्या कहता है कि जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। कि इसकी जो होगी मेजर कंट्रीब्यूशन होगी और इनकी क्या होगी, माइनर कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो स्ट्रक्चर 2 एंड 3 जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूटर होगी। यहां तक हमारा जो रूल एफ है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल जी की तरफ। रूल जी क्या कहता है कि ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनकी क्लोज रिजेम्बलेंस होती है एक्चुअल मॉलिक्यूल से, वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर्स जो लेस रिजेम्बलेंस शो करते हैं। यहाँ पे हम बेंजीन की एग्जांपल को लेंगे। बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल आपको पता है ये आता है रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल। अब इसके 5 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसमें से 2 कैकुले स्ट्रक्चर्स हैं एंड 3 डाइवार स्ट्रक्चर्स हैं। तो कैकुले स्ट्रक्चर्स में आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कैकुले स्ट्रक्चर्स हैं।
तो ये हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए। अब हम डाइवर्स स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, वो भी क्या है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं। डाइवर के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट आ गया। अब 2 कैकुलर स्ट्रक्चर्स, 3 डाइवर्स स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो ये है। रूल भी क्या कहता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड लेंथ जो है वो क्लोजली रिजेंबल करती है टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर्स इन विच बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी वेरी टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल। कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल से क्लोजली रिजेंबल करती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली जिनमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो है एक्चुअल मॉलिक्यूल से वेरी करती है। तो ये बेंजीन का एक्चुअल मॉलिक्यूल है। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से 2 कैकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, 3 डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं। अब कैकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं दोनों के दोनों ये बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल से क्लोज रिजेंबलेंस शो करते हैं, जबकि जो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं ये बेंजीन मॉलिक्यूल से क्लोज रिजेंबलेंस शो नहीं करते, इनमें डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 5। अब इसमें अगर हम स्ट्रक्चर 1 और 2 की बात करें तो ये इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर है रूल एफ के अकॉर्डिंग, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर है। अगर हम 3, 4, 5 की बात करें तो ये क्या है, ये इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूटर कंसिडर करती हूँ और इन तीनों को हम इक्वल कंट्रीब्यूटर्स कंसिडर करते हैं। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स इक्वल कंट्रीब्यूटर आ गए, ये 3 स्ट्रक्चर्स इक्वल कंट्रीब्यूटर आ गए। अब रूल 6 जी क्या कहता है, रूल जी ये कहता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें क्लोज रिजेंबलेंस होती है टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर 1 और 2 जो है ये मोस्ट स्टेबल है और स्ट्रक्चर 3, 4 और 5 ये क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है। जब ये लीस्ट स्टेबल है तो इनकी हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, ये लेस इंपॉर्टेंट आते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कैकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ तक हमारा रूल जी जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट रूल एच की तरफ चलते हैं। रूल एच क्या कहता है, रूल एच ये कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि नाइट्रेट आयन जो है वो मोर स्टेबल है, नाइट्रेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देन नाइट्राइट आयन। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमने जस्टिफाई करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सारे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको नोट कम ही लिखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने जस्टिफाई करना होता है उन पे रूल्स को अप्लाई करके कि इनकी रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रेट आयन इज मोर स्टेबल देन द नाइट्राइट आयन, तो इसको जस्टिफाई करें। इस पर आप सारे रूल्स को अप्लाई करेंगे और इसको जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से नाइट्रेट आयन जो है वो मोर स्टेबल है। अब नाइट्रेट आयन आपको पता है NO3 होता है और नाइट्राइट आयन क्या है, NO2 है। यहाँ पे मैं इनको ये भी लिख देती हूँ, NO3 जो है नाइट्रेट है और ये क्या है, NO2 है, आयन है ये। तो आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, इन पे चार्ज लगा देंगे। अब हम इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रेट आयन को पहले ले लें। नाइट्रेट आयन जो है अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास नाइट्रेट आयन का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने ऑक्सीजन एटम है,
3 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। NO3 नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम आ गया। अब एक साइड पे इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं और एक साइड पे क्या है, इसने पूरे का पूरा अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर था वो इस ऑक्सीजन एटम को दे दिया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पे ये ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के हम ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, उनके एटॉमिक स्केल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यूँ मूव करेगा, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। O नेगेटिव ऐसा रहेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे सिंगल चार्ज, तो ये चीज़ आ गई। अब इसी का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्दर ड्रॉ करते हैं। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया और ये यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे O डबल बॉन्ड N सिंगल O नेगेटिव और यहाँ पे भी क्या होगा O नेगेटिव। तो इस पे नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमने नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अब हमने इसको जस्टिफाई करना है, तो नीचे हम नाइट्राइट आयन के भी बनाते हैं। नाइट्राइट आयन में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक साइड पे डबल बॉन्ड होता है, एक साइड पे सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ये इसकी आएगी। इसी का हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होगा, इस साइड पे डबल बॉन्ड और इस साइड पे सिंगल बॉन्ड आ गया। ये इसका स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, नाइट्रेट आयन है और ये हमारा क्या है, नाइट्राइट आयन है। अब हमने जस्टिफाई करना है कि नाइट्रेट आयन इज मोर स्टेबल देन द नाइट्राइट आयन। तो यहाँ पे हम रूल H अप्लाई करते हैं। रूल H क्या कहता है, रूल H ये कहता है कि जिस मॉलिक्यूल के जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसके जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उतनी ही कम होगी। ये सारे के सारे नाइट्रेट आयन है और ये क्या है, ये नाइट्राइट आयन है। अब अगर हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टोटल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। नाइट्राइट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसके 2 बन रहे हैं। तो जिसके जितने प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ही स्टेबल होगा, और जिस मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स जितनी कम होंगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा। ये हमें रूल H बताता है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द नाइट्रेट आयन, सो इट इज मोर स्टेबल। लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्राइट आयन, सो इट इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रूल्स जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस इफेक्ट को करेंगे। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही हम रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस एनर्जी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद हमारा रेजोनेंस का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम अपना आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं।